अस्सलामुअलैकुम 9th क्लास एंड मैथमेटिक्स 9। आज हम पेपर वर्कशीट सॉल्व कर रहे हैं, पेपर नंबर 14 और उसका फर्स्ट क्वेश्चन है हॉकी टीम 162 ऑफ देयर मैचेस एंड 62 जीत गई है और 26 जो उनसे हैं मैचेस वो एंडेड हो गए हैं, ड्रॉ हो गए हैं, मतलब वो हो गए हैं, हार जीत बराबर हो गए हैं। आगे वर्ड परसेंटेज ऑफ मैचेस दे लॉस्ट। अब बताना है कि वो कितने मैच हारी है। सबसे पहले लिखे परसेंटेज ऑफ वन मैचेस MATCHES मैचेस। हॉकी टीम चाहे लिखते हैं, वो नहीं मैंने लिखा है, वो कितने जीती 62%। परसेंटेज ऑफ ड्रॉ मैचेस, ड्रॉ कितने हुए हैं 26%। परसेंटेज ऑफ मैचेस दे लॉस्ट, ठीक है, यहाँ से परसेंटेज ऑफ मैचेस दे लॉस्ट यही उठाकर मैंने यहाँ लिख दिया। अब आपको पता है परसेंटेज 100 में से करते हैं तो 100 माइनस ये 62 जितने जीते जितने बराबर हो गए उसे 100 में से माइनस कर दें, 4 परसेंटेज का साइन लगा दें तो आपका आंसर आ जाएगा। लिखो 100 माइनस 62 माइनस 26 कितना आ गया 12% आंसर। नेक्स्ट अब उन्होंने क्या है, राइट इन सिंपलेस्ट फॉर्म। राइट इन सिंपलेस्ट फॉर्म, सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखना है 2/5 और 1/3 लिखा हुआ है, नीचे 5 और 3 है तो एलसीएम लिखा 5 और 3 का, वो 4 क्लास वाला 5 1 ज़ा 5 3 ऐसे ही, फिर 3 1 ज़ा 3, चाहे पहले 3 से कर लें। 5 मल्टीप्लाई बाय 3 किया तो 15, मल्टीप्लाई बाय 15 ऑन बोथ साइड्स, यहाँ भी 15 लिख दिया, यहाँ भी 15 लिख दिया और वैल्यू क्या थी आपके पास 2/5, दूसरी रकम थी 1/3। ठीक हो गया। अब आपने कटिंग कर देनी है। ये 5 कितनी ज़ार 15, 3 ज़ार, 3 कितनी ज़ार 15, 3 5 ज़ार। अब ये 3 और ये 2 ऊपर जो है वो 6 हो जाएगा, 5 1 ज़ार 5 हो जाएगा तो 6:5 है। ये सिंपलेस्ट फॉर्म आ गई, मतलब कोई टेबल ऐसा नहीं है जिसमें 6 भी आता हो और जिसमें 5 भी आता हो, इसकी कटिंग नहीं हो सकती तो क्वेश्चन यहीं सॉल्व हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कैलकुलेट द रेट ऑफ ज़कात। रेट ऑफ ज़कात फाइंड करें ऑन गोल्ड पर अमाउंटिंग टू रुपीज़ दिस। ठीक है, आपके पास प्राइस ये है, इसके ऊपर आपने रेट ऑफ ज़कात फाइंड करना है। हमेशा की तरह जो पहले डाटा लिखते हैं, टोटल अमाउंट वो लिखी, वो ये थी 1 5 लिख के कितने सिफर हैं 1 2 3 और 4 सिफर हैं, 1 2 3 और 4 लिख दिया। यूनिट 10 100,000 10,000 और लाख 1,50,000। ठीक है, रेट ऑफ ज़कात क्या है 2.5%। परसेंटेज को हटा के नीचे 100 लगाते हैं, वो लगा दिया और आप आगे आपने यही वैल्यू लिख दी जो दी थी। अब इसे सॉल्व करने का तरीका वही जो हम पहले करते थे, 2.5 लिखते थे, डिवाइड का साइन लगाते थे, फिर 100 लिखते थे, फिर इक्वल प्रेस कर देते थे, ये आ गया। फिर हम मल्टीप्लाई कर देंगे, 1 5 लिखेंगे, फिर 4 0 लगाएंगे, 1 2 3 एंड 4, इक्वल प्रेस कर देंगे तो आपके पास आ जाएगा 3750 रुपीज़, 3750। ठीक है, ये हो गया। हो सकता है 1 2 सिफर का फ़र्क हो, मे भी यहाँ ज़्यादा हो, तो अगर ज़्यादा है आपकी बुक के ऊपर तो 1 2 3 4, मैंने 4 लिखे हैं तो आप ज़्यादा लिखोगे तो 1 सिफर और आ जाएगा। मेथड तो यही रहेगा। नेक्स्ट देखो फाइंड सेल प्राइस। सेल प्राइस फाइंड करें। कास्ट प्राइस दे दी हुई है और प्रॉफिट परसेंटेज में दिया हुआ है। जब सेल प्राइस का है तो सेल प्राइस आपने फाइंड करनी है, कास्ट प्राइस की वैल्यू ये है, प्रॉफिट की ये है। फार्मूला लगाया, सेल प्राइस इज इक्वल टू कास्ट, सेल प्राइस इज इक्वल टू कास्ट प्राइस इनटू 100 प्लस प्रॉफिट परसेंटेज ओवर 100। रिप्लेस द वैल्यूज़, आगे करने लगी हूँ। बताओ भाई कास्ट प्राइस है 950, 100 प्रॉफिट परसेंटेज है 10, और नीचे भी क्या है 100। पहले ऊपर वाला सॉल्व कर लेते हैं। 100 में जमा करेंगे 10 तो आ गया 110, इसे तकसीम करना है आपने 100 पर, कर दिया। मल्टीप्लाई आपने कर देना 950 से, वो भी कर दिया तो आपके पास वैल्यू आ जाती है 1045 रुपीज़ 1045 आंसर। ठीक है, रुपीज़ 1045 और ये आपके पास आ गया आंसर। आई होप आपको समझ आई होगी। नेक्स्ट देखें, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, आपने मार्क प्राइस फाइंड करनी है। 10th क्लास आपने क्या करना है, आपने मार्क प्राइस फाइंड करनी है और आपको क्या दिया हुआ है
सही है, ये 14। आपने मार्क प्राइस फाइंड करनी है। मार्क प्राइस में आपने क्या करना है, सबसे पहले मार्क प्राइस का फार्मूला है और क्वेश्चन सॉल्व करना है। ठीक है, अब हमने क्वेश्चन सॉल्व करना है। क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए आप क्या करोगे, चलो तो फुर्सत में ढूंढेंगे जी। अब आप देखो मार्क प्राइस, अब आपके पास है मार्क प्राइस, इधर है फार्मूला है मार्क प्राइस फाइंड करनी है। सेल प्राइस ये है, डिस्काउंट ये है। जब ये चीज़ें दी हों तो फार्मूला था मार्क प्राइस SP इज़ इक्वल टू 100 माइनस डिस्काउंट परसेंटेज। ये बहुत इजी क्वेश्चन इसलिए लग रहे हैं अगर फार्मूले आते हो। अगर आपको फार्मूले नहीं आते तो क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा। 9th क्लास। 100 माइनस डिस्काउंट की वैल्यू है 4। ठीक है, आप देखते हैं आंसर आता है कि नहीं। 100, अच्छा पहले 100 में से 4 माइनस करके देख लो ना क्या आ रहा है। 96, यानी अब आपने 100 को 96 पे करना है। एक स्टेप और करना चाहो तो कर लो। 96, ठीक है। 100 डिवाइडेड बाय 96, पहले 100 डिवाइडेड बाय 96 मल्टीप्लाई बाय 2400। लिखने ये इक्वल के बाद साथ ही इसी प्रोसेस से करेंगे तो डायरेक्ट वैल्यू आएगी, वरना आपके पॉइंट्स में आ जाएगी। 2500 2500। ये आपके पास क्या आ गया, फाइंड मार्क प्राइस की आंसर आ गया है। रेट ऑफ टी इन पाकिस्तान 2.5। अब आपने क्या करना है, रेट ऑफ टी इन पाकिस्तान ₹2.5 पर पाउंड खुद लिखना है। रेट ऑफ टी इन पाकिस्तान यहीं से लिखा है, पर पाउंड भी, ठीक है। इज़ इक्वल 2.5 पर पाउंड, इक्वल भी लगा दिया है। रेट ऑफ टी पर किलोग्राम, रेट ऑफ टी पर किलोग्राम, यहाँ से रेट ऑफ टी पर किलोग्राम वो कितना दिया हुआ है, ये वैल्यू दी हुई आपके पास। तो इसको इस पर डिवाइड कर देंगे 0.4536, तो आपके पास आंसर आ जाएगा। पर किलोग्राम की ये था। फाइंड द रेट पर किलोग्राम। 1 पाउंड की वैल्यू आपको दे दी गई थी। तो अब आपने इसको क्या करना है, 2.1 डिवाइडेड बाय 0.4536, 0.4536, 4.6 आ रहा है मेरे पास। तो मैं चेक कर देती हूँ। ये 4.1 का क्वेश्चन है 9th क्लास। आई थिंक 1 नहीं है, 1 नहीं थी। अब निकल भी आओ और 4.1 है जी। 5 का फर्स्ट पार्ट पता नहीं किसका, 4536 था जी। 5 का फर्स्ट पार्ट 4.1, 4.1, 5 का फर्स्ट पार्ट 4.1, 5 का फर्स्ट पार्ट, हाँ 4.63। आगे 3 है ना, ये 9 है तो इसे राउंड अप करके उन्होंने 3 लिखा हुआ है आंसर। ठीक है भैया, आपका 4.5 का जैसे रुपीज़ में पूछा था तो ये अब रुपीज़ में आपका आंसर आ गया है। ठीक हो गया। चले जी, नेक्स्ट देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, ये है प्रिंसिपल अमाउंट आपने फाइंड करनी है। ये 4.2 का वो जो 7 पार्ट नहीं था उसमें जो था, ठीक है। आपने पी की वैल्यू फाइंड कर, प्रिंसिपल अमाउंट फाइंड करना है। प्रॉफिट आपको दिया हुआ है, प्रॉफिट कितना है, हाँ प्रॉफिट रेट 9 है। प्रॉफिट रेट है मतलब आर की वैल्यू है, टाइम आपके पास 4 years है। और सिंपल प्रॉफिट रेट है, रेट को ख़त्म करके 9/100, परसेंटेज को ख़त्म करके 100, तो वो आ जाएगा 0.09। टाइम आपके पास 4 है। आई आपके पास है, सिंपल प्रॉफिट को आई से रिप्रेजेंट करते हैं। जब हमने एक्सरसाइज पढ़ी थी तब हमने पढ़ा था। और प्रिंसिपल को पी से, रेट को आर से, टाइम को टी से। फार्मूला है हमारे पास, उन्होंने क्या प्रिंसिपल अमाउंट फाइंड करें तो प्रॉफिट का फार्मूला है सिंपल प्रॉफिट का इज़ इक्वल टू पी मल्टीप्लाई बाय आर और मल्टीप्लाई बाय टी। रिप्लेस द वैल्यूज़। आई की वैल्यू 108, पी हमारे पास नहीं है,
वो हमने फाइंड करना है। आर की वैल्यू 0.09 और टाइम है हमारे पास 4। ठीक है, अब आगे जा रही हूँ। यहाँ ये दोनों वैल्यूज़ मल्टीप्लाई हो रही हैं तो इधर जाकर डिवाइड हो जाएंगी, तो मैं लिख लूँगी 0.09 और साथ मैं लिख रही हूँ 4। ठीक है, यहाँ पर आपके पास जस्ट रह गया p। अब आपके पास p की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, अब हम लिखने लगे हैं 108 डिवाइडेड बाय ब्रैकेट लगा लें क्योंकि आगे 0.09 मल्टीप्लाई हो रहा है 4 के साथ, तो वो आ गया आपके पास 300। प्रिंसिपल अमाउंट आपके पास आ गई 300 और इसका आंसर भी चेक कर लेते हैं। प्रिंसिपल है तो अमाउंट होती है प्रिंसिपल अमाउंट, तो इसके साथ रुपीज़ भी लिख देते हैं, तो ये 300 है। ठीक हो गया, हमारे पास 4.2 का क्वेश्चन है ये। 7 क्वेश्चन है, फिर कौन सा पी हमने फाइंड करना था, रेट 9 था, ये सी पार्ट है 7 का आई थिंक। हाँ 4.2 7 का 7 का सी पार्ट 300 है भाई। ठीक है, हमारा आंसर जी। नेक्स्ट है आपके पास, इफ़ द प्राइस ऑफ द एयर कंडीशनर इज़ रुपीज़ दिस। एयर कंडीशनर एक ख़रीदा, उसकी प्राइस इतनी है। देन वर्क आउट द अमाउंट ऑफ सेल टैक्स। सेल टैक्स फाइंड करें ऑन इट, इसके ऊपर द रेट ऑफ 16% के हिसाब से। अब मैं लिख रही हूँ यहीं से द प्राइस ऑफ एन एयर कंडीशनर। ठीक है, वो क्या है, 40,000 यूनिट, 10, 100,000, 10,000, 40,000। सेल टैक्स इसके ऊपर है 16%, तो 16/100 मल्टीप्लाई बाय ये 40,000, तो अब उसे अमाउंट आ जाएगी। नेक्स्ट डाटा लिखा है अमाउंट ऑफ सेल टैक्स, तो कितना सेल टैक्स दिया, 16 डिवाइडेड बाय 100, यह आ गया 0.16। ठीक है, फिर मल्टीप्लाई कर देंगे। 4 लिखा, कितने हैं, 1 2 3 4 सिफर हैं, 1 2 3 और 4 सिफर हैं, तो हमारे पास आंसर क्या आ गया, इसके पास 6400, 6400। ठीक है, यह आपका आंसर है और ये ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास सिंप्लीफाई। जस्ट इसको सिंप्लीफाई करो। सिंप्लीफाई करने के लिए हमने क्या करना है, ये इसका इंडेक्स भी 5 है, इसका 5 है, मतलब ये सेम है, इसे एक ही में लिख सकते हो। 5 इधर आ जाएगा तो 4 मल्टीप्लाई बाय 128। ठीक है, अब मैं इसको 4 को 128 से मल्टीप्लाई कर दें और बाहर जो 5 लिखा हुआ है वो ऐसे ही रहने दें, तो वो आ जाएगा 640। 4 को आपने मल्टीप्लाई कर देना 128 के साथ। मैंने 5 लिख दिया था, मेरे को वैल्यू क्यों गलत आ रही है। 4 को करना है 512, आ गया हमारे पास 512, 512 और स्क्वायर रूट 5। ये प्रॉपर्टी होती है रेडिकल है ना, ये रेडिकल की प्रॉपर्टी। अगर इंडेक्स सेम है दोनों की, यहाँ पर ये सेम है ना पावर, तो आप एक ही में लिख सकते हो उसे। अच्छा, आ गया सिंप्लीफाई एंड एक्सप्रेस विद पॉजिटिव इंडिसाइज। पॉजिटिव में वैल्यू देनी है, वैल्यू गलत नहीं थी मैंने। सिंप्लीफाई करना है, जवाब आपका ना पॉजिटिव में होना चाहिए, पावर जो सी आपकी पॉजिटिव होनी चाहिए। ये माइनस है ना, तो आपकी पॉजिटिव होनी चाहिए। जो वैल्यूज़ माइनस में आएंगे आप उसे पॉजिटिव बनाओगे, मतलब प्लस करने आपने बनाएंगे, प्लस में लेकर आएंगे। अब देखो यहाँ पर 3 है, नज़र आ रहा होगा क्वेश्चन, ये 27x की 3 माइनस 2/3, नीचे है 8a माइनस 3। अब देखो 9th क्लास, एक बात 27 है, 27 है, ये है क्वेश्चन, नज़र आ रहा है ना ये वाला। अब ये लिखा हुआ है 3, मैं 27 को ख़त्म करना है, मैं इसे किसकी पावर 3 लिख सकती हूँ, 3 की पावर 3, और 8 को लिख सकती हूँ 2 की पावर 3। अब मैं इसे 3 ही क्यों, यानी पावर 3 ही में क्यों लिख रही हूँ, क्योंकि आपके पास एक बाहर 3 है, तो मुझे 3 ख़त्म करना है। 27 का एलसीएम लेना इधर, 3 9 बार 3, तो इसे लिख सकते हैं 3 की पावर 3, और इसी तरह 8 को लो तो इसे लिख सकते हैं 2 की पावर 3, लिख सकते हैं ना। अब इसी तरह मैं ये अंदर करने लगी हूँ, 27 की जगह लिखने लगी हूँ 3 की पावर 3 है, एक्स के ऊपर 3 है वो ऐसे ही लिख दूँगी। 8 को लिखूँगी 2 की पावर 3, और ए जो साइड पे लिखा हुआ है उसके साथ -3 है वो एज इट इज़ लिख दूँगी, और जो बाहर लिखा हुआ है -2/3। ठीक हो गया। अब देखो 9th क्लास, ये जो बाहर वाला 3 है, जब इस 3 के साथ आएगा तो 3 कट जाएगा। कैसे कटेगा, ये देखो, ये लिखा 3, ये वाला 3 के ऊपर 3,
तो इसके ऊपर भी पावर आ रही है -2/3 आ रही है ना। ये 3 इस 3 से कैंसिल आ जाएगा, तो 3 कैंसिल हो जाएगा, 3 की पावर -2 आ जाएगा। तो मैं 3 जो लिखा हुआ है उसकी पावर लिखने लगी हूँ -2। ठीक हो गया। अब ये x है तो x की पावर लिखी हुई है 3, x की पावर लिखी हुई है 3। जब -2/3 जो ये जो ब्रैकेट के बाहर है इस वैल्यू के साथ आएगा, ये 3 इस 3 से कैंसिल हो जाएगा, x के ऊपर भी आ जाएगा -2 ओवर ये 2/3। जब ये बाहर वाला ये 2 की पावर 3 है, बाहर वाला -2/3 इधर आएगा, ये 3 से कैंसिल हो जाएगा, 2 की पावर -2 आ जाएगी, 2 की पावर -2 आ जाएगी। अब a की पावर -3 लिखी हुई है, ठीक है। अब ये देखो a की पावर -3 लिखी हुई है, ये बाहर वाला 2/3 जब इस वैल्यू के साथ भी आएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 3 से कैंसिल हो जाएगा, तो पॉजिटिव -2/3 है, ये -3 है। आई थिंक मैंने क्वेश्चन गड़बड़ कर दी है। मैं क्वेश्चन चेक कर दूँगा। ये 6 चैप्टर मुझे याद नहीं, 6 या -2/3 6.2 का 6 क्वेश्चन है। 27 x की 3 थी, 8 a की पावर -3 और बाहर -2/3 आ रही है, तो a की पावर तो 2 आ रही है, यस पॉजिटिव ही है। ये कट जाएगा ना, माइनस माइनस से कट जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और a की 2 आ जाएगी, तो यहाँ पर मैं लिख रही हूँ a की 2। अच्छा 9th क्लास, अब एक चीज़ जिसके ऊपर माइनस है उसकी जगह चेंज कर देंगे। नीचे वाला ऊपर जाकर माइनस हो जाएगा, ऊपर वाला नीचे आकर माइनस हो जाएगा। कैसे? अब ये पहले ऊपर वाला देखो, ये नीचे से देख लो, जस्ट एक 2 की पावर -2 है ना, ये ऊपर जाके 2 की पावर 2 पॉजिटिव हो जाएगा। ए के ऊपर तो पावर यानी वो ही है पॉजिटिव ही, उसको तो नहीं छेड़ा, ये -2 ऊपर जाकर +2 हो गया, या पूरा फैक्टर ऊपर चला गया। अब ये जो 3 की पावर -2 है ना, इसे जब मैं नीचे लिखूंगी ना 3 की पावर 2, तो ये पॉजिटिव हो जाएगी। अब x की पावर ऊपर नेगेटिव है तो नीचे ले आओ, तो नीचे आकर ये पॉजिटिव हो जाएगी। ठीक हो गया। अब 2 की पावर 2 और 3 की पावर 2 सॉल्व हो जाएगा, बाकी क्वेश्चन आपका सॉल्व है। 2 की पावर 2 क्या होती है? 4। 2 की पावर 2 को क्या लिख सकते हैं? मेरे पास जगह नहीं है, मैं इधर ही लिख रही हूँ 4। 3 की पावर 2 को क्या लिख सकते हैं? 9 x² और a²। ये आपका आंसर है 4/9 a² और x²। ठीक है, मे भी आपकी बुक पर a² पहले लिखा और x² बाद में, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ये आपका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कन्वर्ट 4.5 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज़ की पावर 5 सेंटीमीटर इंटू मीटर। सेंटीमीटर छोटा है और मीटर बड़ा है, जब छोटे से बड़े की तरफ जाते हैं तब हम डिवाइड करते हैं। एंड राइट द सोल्यूशन इन डेसिमल फॉर्म। डेसिमल फॉर्म में सोल्यूशन लिखिए। सबसे पहले हमें पता होना चाहिए मीटर में कितने सेंटीमीटर है। 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, और 100 को मैं लिख सकती हूँ 10 का स्क्वायर, यानी 10 की पावर 2 हो तो वो 100 होता है। तो अब आपने ये जो क्वेश्चन लिखा हुआ था 4.5 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 5 एज इट इज़ लिख दिया, ये लिखा हुआ है, यही क्वेश्चन है। नीचे जस्ट 10 की पावर 2 कर रहे हैं, क्योंकि आप सेंटीमीटर को मीटर में चेंज कर रहे हैं। अगर मीटर को सेंटीमीटर में करते तो मल्टीप्लाई करते, छोटे से बड़े की तरफ जाएंगे तो डिवाइड करेंगे। तो मैं अब डिवाइड करने लगी हूँ। अब देखो ये 10 रेज़ की पावर 2 है, ये 10 बेस एक जैसी हैं तो पावर सॉल्व होंगी। 4.5 एज इट इज़ रह जाएगा। 10 की पावर 5 है, ये 10 की पावर 2 है, तो ऊपर जाके 10 की पावर -2 हो जाएगी। 4.5 ऐसे ही 10 की पावर 5 में से 2 माइनस कर देंगे तो 3 आ जाएगा। ये आपका आंसर है। उन्होंने कहा डेसिमल फॉर्म में आंसर दें, तो डेसिमल फॉर्म ये भी इतनी भी ठीक है आपका। और अगर तो जी 4. अब देख लेते हैं 14 जी 10 की पावर 3 है आपका आंसर। ठीक है 9th क्लास। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड अर्थमेटिक मीन। व्हाट इज़ द फार्मूला ऑफ अर्थमेटिक मीन। दो वैल्यूज़ के दरमियान अर्थमेटिक मीन करना है, a + b/2। तो पहली रकम ये a है प्लस
बी की वैल्यू x प्लस 7 ओवर 2। एक ये x और एक ये x, कितने x हो गए 2x। 7 में से एक निकाल देंगे तो 6 प्लस माइनस माइनस साइन बड़ी वैल्यू का लगा दिया। इसमें से क्या कॉमन है, कौन सा टेबल है जिसमें 2 भी आता है 6 भी आता है। 2 के टेबल में 2 बाहर निकाल दो। 2 कितनी ज़ार 2, 2 1 ज़ार 2, जस्ट x लिखेंगे। 2 कितनी ज़ार 6, 2 3 ज़ार 6, ये 2। अब ये वाला 2 इस वाले 2 से कैंसिल हो जाएगा, आपके पास रह गया जस्ट x प्लस 3 और ये आपका आंसर है। ठीक हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है ज्योमेट्रिक मीन फाइंड करें। दो वैल्यूज़ के दरमियान अर्थमेटिक मीन किया। आप दो वैल्यूज़ के दरमियान ज्योमेट्रिक मीन का फार्मूला आता है ए बी स्क्वायर रूट, ज्योमेट्रिक मीन प्लस माइनस स्क्वायर रूट ए बी। ठीक है, ये आपके पास आ गया ज्योमेट्रिक मीन प्लस माइनस ए की वैल्यू -2 और फिर -8 आ गई। ठीक हो गया। ज्योमेट्रिक मीन इज़ इक्वल टू प्लस माइनस 8, 2 ज़ार 16, 16 का स्क्वायर रूट ले लेंगे आप तो वो आ जाएगा 4। ठीक हो गया, प्लस माइनस 4, ये आपके पास आंसर आ गया ज्योमेट्रिक मीन। नेक्स्ट, अगर इधर क्यूब रूट हो और 3 रकमें हो फिर प्लस माइनस नहीं आएगा, स्क्वायर रूट के साथ प्लस माइनस आता है। नेक्स्ट है आपके पास क्वेश्चन ये है, इफ़ सी इज़ इक्वल टू 1 और 2 देन राइट द नंबर ऑफ बाइनरी रिलेशन इन सी क्रॉस सी। ठीक है, ये नज़र नहीं आ रहा, सी क्रॉस सी लिखा हुआ है। ठीक हो गया। अब वो कह रहे हैं गिवन आपको दिया हुआ है सी में आपके पास 1 और 2। अब सी क्रॉस सी करने लगी हूँ, मतलब 1 और 2 को 1 2 से, 1 और 2 क्रॉस 1 एंड 2। 1 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, फिर 1 को 2 के साथ लिखेंगे, ऐसे ही लिख रहे थे ना। फिर 2 को 1 के साथ, 2 को 1 के साथ और 2 को 2 के साथ देंगे, ऐसे ही लिख रहे थे। अब आपने लिखना है राइट द नंबर ऑफ बाइनरी रिलेशन। अब आप लिखें नंबर ऑफ बाइनरी रिलेशन इन, यहाँ ऊपर लिख लो, मेरे पास जगह नहीं है, BINARY बाइनरी RELATION रिलेशन इन C क्रॉस C इज़। ठीक है, कितने आएंगे 1 2 3 4, 2 की पावर 4, यही होगा ना। जी 2 की पावर 4 बाइनरी रिलेशन बने हैं तो 2 की पावर 4 ले लें, कितना आता है 16। चाहे ये लिखें चाहे जस्ट 2 की पावर 4 लिख दें। अब नेक्स्ट है रिप्रेजेंट द पॉइंट्स ऑन ग्राफ। अब मेरे पास स्केल किधर गया, वो नीचे पड़ा हुआ स्केल। अब इसका भी, इसको एक डॉट लगाना है, इसको ड्रॉ करना है। और ये क्वेश्चन है आपके पास फाइंड द मीडियन ऑफ द गिवन डाटा। चलो तरतीब से ही करती हूँ, मैं निकाल लेती हूँ इसके, मिल ना जाए मेरा, मुझे बंद हो जाएगा। आराम से करती हूँ, निकल गया। चलिए ठीक है। अब आपने यहाँ पर थोड़ी स्पेस मुझे सही लग रही है, इस पर बना दो। अब मैं भूल गई, पहले मैंने ब्लैक से बनाए थे और ब्लू से लगाया था कि ब्लू से बनाए थे, ब्लैक से रिप्रेजेंट किया था। चलो बहरहाल क्या है, ऑड नंबर ले लेते हैं, जल्दी आ जाएगा। ये अंदाजे से बना लेना। अब मुझे नहीं याद, मैंने कितने गए, इस पर तो नंबर भी नहीं नज़र आ रहे मुझे इस पर। ऐसे ये एक्स एक्सिस है लेटी हुई लाइन, ये 0 0 से पीछे नेगेटिव, ये वाई एक्सिस है खड़ी हुई लाइन, 0 से पीछे नेगेटिव। ठीक है ना। तो मैं लेने लगी हूँ 1 3 और 7, 5 और 7, 1 -1 -3 -5 -3, 1 3 5 7 -1 -3 -5 -7। ठीक है। अब आपको ये ज़्यादा खुला लग रहा है। ये या माइनस में है ना वैल्यूज़, इसलिए लग रही हैं आपको। अब आप देखो, निशान लगाना है जस्ट,
ये वैल्यू है एक्स नेगेटिव वाई पॉजिटिव, एक्स नेगेटिव वाई पॉजिटिव। सेकेंड क्वाड्रेंट ही आया ना, एक्स नेगेटिव -3 और 7 जी। ये -3 ये 7 माइनस +7 ये डॉट यहाँ पर आप लिख दो -3 और 7 एफ पॉइंट आपका मिल गया। नेक्स्ट ड्रॉ द ग्राफ y इज़ इक्वल टू, अगर y की वैल्यू है तो पहले कार्टेशियन प्लेन बनाए ना फिर हम बताते हैं, ठीक है। अब इसकी भी इधर ही बनाऊँ, इधर बना लेती हूँ। एक्स एक्सिस और ये आपकी वाई एक्सिस, ठीक है। वाई की वैल्यू नेगेटिव, रिलेटिव लाइन एक्स एक्सिस, यहाँ नेगेटिव यहाँ पॉजिटिव और यहाँ ज़ीरो। आप देखो जस्ट वाई है, वाई पॉजिटिव है, पहले लिख लो 1 3 5 -1 -3 -5 -1 -3 -1 ज़ीरो से ऊपर पॉजिटिव 1 3 5। अच्छा नाइन्थ क्लास, एक्स वाई की वैल्यू गिवन हो तो ग्राफ एक्स एक्सिस के पैरेलल लगता है, यही था ना। ये एक्स एक्सिस, इसके पैरेलल ये लाइन यहाँ पर लगेगा, 5 ये है ना, तो यहाँ पर आपका ग्राफ लग जाएगा। ये लाइन लगा दो, ये जहाँ 5 है ये, ठीक होगी। ये आपकी लाइन लग गई, ये ऊपर वाले क्वेश्चन में चला गया थोड़ा सा। नेक्स्ट है फाइंड द मीडियन ऑफ द गिवन डाटा। पहले रकमें गिने, मीडियन के 2 फार्मूले थे, इवन और ऑड के लिए अलग। ये 1 2 3 4 5 6 7 8 n इज़ इक्वल टू 8 है। जब इवन हो तो बड़े वाला फार्मूला था, x के ऊपर मद्दा, ये मीडियन का साइन है 1/2 n ओवर टूथ आइटम प्लस n प्लस 2 टूथ आइटम, ठीक है। n होता है नंबर ऑफ़ वैल्यूज़, कितनी है n, अभी मैंने ऊपर लिखा है 8, 8/2 टूथ आइटम का मतलब होता है उतनवी रकम, n की जगह जस्ट 8 लिख देना है आपने, ITEM आइटम, ठीक हो गया। ये हो गया 1/2, 2 कितनी बार 8, 2 4 बार 8, फोर्थ आइटम, 8 और 2 10, 10 को 2 पे तकसीम कर दें तो क्या आ जाएगा, फिफ्थ आइटम। अब डाटा को पहले तरतीब दें, फिर उसमें से सबसे पहले मैंने आपको लिखवाया था मीडियन फाइंड करना हो या मॉड, तो सबसे पहले डाटा को तरतीब देना ज़रूरी है, जो मैंने इधर नहीं दी। अब आप दो पहले तरतीब, अब मैं आगे देने लगी हूँ। ये 2 है, सबसे छोटी वैल्यू 2 है, ये मैंने लिख लिया है, उसके ऊपर टिक लगा देते हैं। ये काट के अंदर से ये लिख लिया है। 2 के बाद 3 है, 3 भी लिख लिया है। फिर 4 2 दफ़ा है, 5 भी 2 दफ़ा है, ये 5 और ये 5, फिर 6 रह गया, फिर 6। आप देख लो 8 है, 1 2 3 4 5 6 7 है, एक रकम फिर छोड़ दी। 4 3 टाइम है, 1 2, ये भी 4 है, 1 2 3 4, 4 3 टाइम है, ठीक है। ये आप लिख लिया, 8 हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 और 8, और ये सारी रकमें लिखी गई, ठीक हो गया। तरतीब दे दी। आप वो कह रहे हैं ये जो तरतीब दिया गया डाटा, इसमें से चौथी और पाँचवीं रकम ढूंढो, तो 1 2 3 4, चौथी रकम भी 4 है और पाँचवीं रकम भी 4 है, तो मैं लिख रही हूँ 4 + 4, तो कितना हो गया नाइन्थ क्लास, 1/2 एज इट इज़ आ रहा था, ठीक है। और 4 + 4 कितना हो गया, 8, 2 कितनी बार 8, 2 4 बार 8, 2 कितनी बार 8, 2 4 बार 8, तो इसकी कटिंग करके आंसर आ गया आपके पास 4, तो मीडियन आया 4, ठीक हो गया। ये हमने 10 की जब एक्सरसाइज किया तब भी मीडियन किया है।
आ गया फाइंड द ज्योमेट्रिक मीन ऑफ 248। 248 का ज्योमेट्रिक मीन हमने फाइंड करना है। 2 की इधर 2 है, ये 4 है और ये हमारे पास 8 है और ये पावर n है। n मतलब जितनी रकमें हैं, 1 2 3, 3 रकमें तो 3 लिखना है। 10 क्लास अभी मैंने आपको इसी यानी कहा था पहले जो ज्योमेट्रिक मीन हमने फाइंड किया पिछले पेज पर कि अगर 3 रकमें हो तो प्लस माइनस का साइन नहीं लगता, अगर 4 रकमें हो तो लगता है। अब ये देखो 3 रकमों को कैसे का ज्योमेट्रिक मीन कैसे करना है। 2 है, 4 है और क्या लिखा हुआ है, 8 है, यही है ना। 2 4 और 8 ये आ जाता है 64 और इसके ऊपर लिखा हुआ है ये 3, इसका मतलब है क्यूब रूट। ये दबाएं शिफ्ट, ये जहाँ पर स्क्वायर रूट है ये दबाएं तो ये आ गया ना। आंसर प्रेस करो फिर इक्वल प्रेस करो, 4 क्यूब रूट 64। 64 का क्यूब रूट आपके पास आ गया 4। ये आपने डायरेक्ट कैलकुलेटर पर ले लिया, ये आपका आंसर है। नेक्स्ट है फाइंड 7 टर्म ऑफ ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन 2 8 और 32 आपको दी गई है और आपसे कहा गया ज्योमेट्रिक टर्म की 7th टर्म आपने फाइंड करनी है। ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन की फार्मूला होता है a(n)(r(n)-1। पहली रकम a होती है और दूसरी r कैसे आती है, दूसरी को पहली पर डिवाइड करके आपके पास r की वैल्यू आ जाती है। मैं क्वेश्चन देख रही हूँ, ये कौन सा क्वेश्चन है आपके पास। 2 8 एंड 32 वैल्यू लिखी हुई है आपके पास। फाइंड द अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। हाँ जी, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन की वैल्यूज़ वो आपको कह रहे हैं फाइंड करें। 2 8 और 32 7.4 का फर्स्ट क्वेश्चन है। 7.4 का फर्स्ट देखो भाई, ए की वैल्यू मैंने आपको बताया था, पहली रकम ए है, आर होती है, दूसरी रकम को पहली पर तकसीम करके तो वो 4 आई आर की वैल्यू। ठीक है, एन आपके पास है 7, आपने 7th टर्म फाइंड करनी है। a7 इज़ इक्वल टू ए की वैल्यू 2 है, आर की वैल्यू 4 है, एन की जगह 7 - 1 लिख देना है। a7 इज़ इक्वल टू ये आ गई 2, ये आ गया 4, 7 में से 1 माइनस किया 6। पहले 4 की पावर 6 लें और उसे 2 से मल्टीप्लाई कर दें। वो कैसे लेनी है, ये 4 है, ये जो लिखा हुआ है एंड का बटन ये आपकी पावर है, यहाँ 6 प्रेस करें, आपके पास आ गया 4096। इससे मल्टीप्लाई आपने कर देना है 2 के साथ, वो आ गया 8192। यही आपका आंसर है। a7 की वैल्यू है 8192। 8192 जी, ये आपका आंसर है। पावर लेनी आती हो तो पता चल जाएगा कैसे लिया है पावर। किसकी पावर लेनी थी, 4 की पावर 6, ये 4, ये पावर, ये 6 से इक्वल मल्टीप्लाई हमने से करना था 2 के साथ और डायरेक्टली कर दिया 8192 आंसर आया। नेक्स्ट अब आपके पास डेफिनेशन ही है। डेफिनेशन वो मैंने इकट्ठे जब वर्कशीट बनाई थी तो डेफिनेशन लास्ट में ही ऐड कर दी थी। अब देखिए, डिफाइन रेशो एंड प्रपोर्शन। रेशो की ये आपको ग्लॉसरी सबसे एंड पे जो बनी हुई है वहाँ से मिल जाएगी। A comparison between the two like quantities is called a ratio. A comparison, COMPARISON, between BETWEEN the two like quantities is called a ratio. कंपैरिजन होता है मौजना करना एक जैसी क्वांटिटीज़ या मकदारों का, वो होगा रेशो। द इक्वालिटी EQUA, इक्वालिटी EQUA LITY, इक्वालिटी ऑफ टू रेशोज़ इज़ कॉल्ड प्रपोर्शन। ठीक है, इक्वालिटी ऑफ टू रेशोज़ को इक्वल जब आप करते हैं उसमें इक्वालिटी चेक करनी हो तो वो क्या कहलाएगा आपका प्रपोर्शन, तनासुब शायद है ना। नेक्स्ट है आपके पास, उन्होंने क्या है डिफाइन पर प्रॉफिट, राइट द फार्मूला ऑफ प्रॉफिट परसेंटेज। सबसे पहले प्रॉफिट लिखा, प्रॉफिट का फार्मूला परसेंटेज में या प्रॉफिट ओवर कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाई बाय 100। ठीक हो गया। अब ये प्रॉफिट परसेंटेज का आपके पास फार्मूला था। अब मैं देख लूँ उधर परसेंटेज के बाद लगा हुआ है कि प्रॉफिट परसेंटेज के साथ फार्मूले का साइन लगा हुआ है, इधर लगा हुआ है आई थिंक प्रॉफिट परसेंटेज का। अब आपके पास है फार्मूला प्रॉफिट का, लिख लें। इफ़ सेलिंग प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज़ ग्रेटर, सेलिंग ऐसे LLING, सेलिंग PRICE, प्राइस ऑफ एन आर्टिकल ARTICLE, आर्टिकल इज़ ग्रेटर GREATER ग्रेटर THEN, देन इज़ कॉस्ट
cost, its ITS cost, GST cost, PRICE price. Then the difference, DIFFERENCE, difference of these, THESE, these two is profit. It is denoted by P. इसे आप P से डिनोट करते हैं. अगर किसी चीज़ की सेल प्राइस जो उनसी होती है वो ज़्यादा हो जाए उसकी कास्ट प्राइस से, तो फिर आपको प्रॉफिट होगा. मतलब आपने कम में ख़रीदी है, कम पैसों में और ज़्यादा पैसों में बेची है, तो वो आपको प्रॉफिट होगा. आप गेट डिफाइन प्रॉपर्टी टैक्स. प्रॉपर्टी टैक्स इज चार्ज CHARGED चार्ज ऑन द ऑनर लैंड हाउस फ्लैट, ONER ऑनर ऑफ लैंड हाउस, HOUSE हाउस फ्लैट, FLATS फ्लैट्स, और BUILDING बिल्डिंग, STANDARED standard rate, RATE rate of 16% on annual ANNUAL value of the property, PROPERTY. प्रॉपर्टी टैक्स किस पर होता है? अगर तो किसी के पास मकान है यानी जायदाद, घर है, फ्लैट है, बिल्डिंग है, कितने % के हिसाब से? 16% के हिसाब से एनुअली, तो वो प्रॉपर्टी टैक्स है. जो प्रॉपर्टी पर लगेगा वो प्रॉपर्टी टैक्स है. डिफाइन सेट, गिव वन एग्जाम्पल. सेट की डेफिनेशन करें, ये पीछे से ली थी आप. कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड, DEFINED डिफाइंड, DISTINCT डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट, मतलब कोई रकम यूनिक रिपीट ना हो, वो होगा डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट. इज कॉल्ड अ सेट. वन नेचुरल नंबर्स का सेट, n इज इक्वल टू 1 2 3 अप टू सो ऑन, डॉट 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 लगा दें, अप टू सो ऑन. इज कॉल्ड सेट ऑफ नेचुरल नंबर. ठीक है, n से नेचुरल नंबर का सेट. उनका एग्जाम्पल दे, एग्जाम्पल भी दे दी. डिफाइंड रेंज, राइट इट्स फार्मूला. रेंज को रेंज की डेफिनेशन भी लिखें और फार्मूला भी. रेंज इज़ द डिफरेंस, DIFFERENCE डिफरेंस बिटवीन द largest, LARGEST, largest value, VALUE, and the smallest value in the data. डाटा के अंदर सबसे बड़ी और छोटी रकम को माइनस कर दिया जाए तो वो आपके पास रेंज आ जाती है. RANGE रेंज, XM माइनस X नॉट. XM माइनस एक्स के साथ जो छोटा सा ओ लिखा हुआ है इसे X नॉट कहते हैं. अब वो कह रहे हैं डिफाइंड बाइजेक्टिव फंक्शन. अब फंक्शन इज सेड टू बी बाइजेक्टिव. एक फंक्शन बाइजेक्टिव कहलाएगा इफ़, अगर F इज़ एन ऑन टू फंक्शन, अगर ये ऑन टू फंक्शन भी है, और F इज़ वन फंक्शन, और अब अगर ये वन फंक्शन भी. F चाहे लिखे या ना लिखे, इट लिखें. इट इज़ एन ऑन टू फंक्शन और इट इज़ वन फंक्शन. ठीक है, इट कर लो. इट इज़ कि ये दो कंडीशन फुलफिल होनी चाहिए, ऑन टू फंक्शन भी होना चाहिए और वन फंक्शन भी होना चाहिए, तो फंक्शन बाइजेक्टिव फंक्शन कहलाएगा. आगे है डिफाइन ऑर्डिनेट. ऑर्डिनेट क्या होता है? द वाई को ऑर्डिनेट, COORDINATE, वाई कोऑर्डिनेट ऑफ अ पॉइंट इज कॉल्ड ऑर्डिनेट. वैल्यू एक्स और वाई होती है ना, 2 और 3 लिखा है मैंने. पहली रकम एक्स है, दूसरी वाई है. जो वाई की वैल्यू है वो वाई कोऑर्डिनेट ऑफ अ पॉइंट इज कॉल्ड ऑर्डिनेट, उसे ए ऑर्डिनेट कहेंगे. डिफाइन लॉस, राइट इट्स फार्मूला. लॉस परसेंटेज. ठीक है, लॉस परसेंटेज का फार्मूला आता है लॉस परसेंटेज इज इक्वल टू लॉस्ट ओवर कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाई बाय 100. अब देखें लास्ट की डेफिनेशन. इफ़ द सेलिंग प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज़ लेस दैन इट्स कॉस्ट प्राइस, लेस दैन इज कॉस्ट प्राइस, यानी अगर आपकी कॉस्ट प्राइस से सेलिंग प्राइस कम है, आपने यानी महंगा खरीदा, सस्ते में बेच दिया है, दैन द डिफरेंस इज़ लॉस, तो इन दोनों का डिफरेंस लॉस कहलाएगा. इट इज़ डिनोटेड बाय एल, और इसे एल से, इट इज़ डिनोटेड बाय एल और इसे एल से डिनोट करेंगे. डिफाइंड फंक्शन, मतलब जितने में चीज़ आपने ख़रीदी है ना, आप उससे कम में बेच दोगे तो फिर आपको लॉस ही होगा. डिफाइन फंक्शन. अब फंक्शन की डेफिनेशन करें, उसके लिए दो चीज़ें होनी ज़रूरी है. पहले देखो, एनी बाइनरी रिलेशन एफ, कोई भी बाइनरी रिलेशन है जिससे मैंने एफ का नाम दिया है, बिटवीन टू नॉन एनपटी सेट, और सेट भी नॉन एनपटी है, मतलब उसमें कुछ ना कुछ रकमें तो हैं ना, ए एंड बी, सच डैट, इस तरह से हों. एनी बाइनरी रिलेशन एफ बिटवीन टू नॉन एनपटी सेट ए एंड बी सच डैट डोमेन ऑफ एफ इज़ इक्वल टू ए, कि अगर उस फंक्शन का नाम एफ है तो अगर उसकी डोमेन ली जाए वो सेट ए के बराबर हो जाए. फर्स्ट एलिमेंट इन एनी टू ऑफ द ऑर्डर पेयर ऑफ एफ
आर नॉट रिपीटेड। और ये जो फंक्शन है फर्स्ट एलिमेंट ऑफ ऑर्डर पेयर ऑफ एफ आर नॉट रिपीटेड, उस फंक्शन का पहला ऑर्डर पेयर रिपीट नहीं होना चाहिए। देन एफ इज़ कॉल्ड अ फंक्शन फ्रॉम ए टू बी, तब फंक्शन एफ को ए टू बी की तरफ फंक्शन कहेंगे। फर्स्ट एलिमेंट इन एनी टू ऑफ द ऑर्डर ओ आर डी ई आर ई डी ऑर्डर पी आई आर पेयर ऑफ एफ, एफ फंक्शन का नाम है। और नॉट रिपीटेड, रिपीटेड नहीं होने चाहिए जो आपने फंक्शन बनाया फर्स्ट एलिमेंट ऑफ द ऑर्डर पेयर। देन एफ इज़ कॉल्ड अ फंक्शन फ्रॉम ए टू बी, तो फिर ए को फंक्शन कहेंगे ए टू बी। एफ का फंक्शन होगा ए टू बी की तरफ। एक तो उसकी डोमेन जो हम निकालेंगे वो ए के बराबर होनी चाहिए और दूसरा फर्स्ट एलिमेंट ऑफ ऑर्डर पेयर रिपीट नहीं होना चाहिए। आई होप आपको समझ आ गई होगी। ये आपका सेट 14 आई थिंक हमने सॉल्व किया है। नेक्स्ट इसके लॉन्ग क्वेश्चन हमने कर लिए थे, वो मैंने पहले ही शायद आपको दे दी थी। G14 ही किया है। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे। तब तक के लिए आप इनकी क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करें। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। ओके, नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफ़िज़। 9th क्लास।